मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है 28 जनवरी 2023। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और आज राज्य दर्शन में क्या है खास, अब हम विस्तार से जानेंगे। उससे पहले जुड़े हुए सभी लोगों से गुजारिश है, एक एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक बटन पर प्रेस कर दें। इसके अलावा अपने प्यारे प्यारे हर्ट्स देकर अपनी प्रेजेंटी दे दें। चलिए शुरू करते हैं आज यानी 28 अगस्त की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो आज की पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। पहली न्यूज़ है ऑस्ट्रेलियन ओपन से। ऑस्ट्रेलियन ओपन ब्राज़ील की जोड़ी ने मिक्स डबल्स का खिताब जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की ब्राजीलियाई जोड़ी ने मिश्रित युगल खिताब जीता है। उन्होंने भारतीय जोड़ी रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा को हराया है। याद रखिएगा कहाँ पर खेला गया यह मैच। तो यह मैच मेलबर्न के रॉड लेवर एरिना में आयोजित किया गया था। रिटायर होने से पहले सानिया मिर्जा की ग्रैंड स्लैम में आखिरी उपस्थिति भी थी। सानिया ने इससे पहले 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का मिश्रित युगल खिताब जीता था। तो आज की पहली न्यूज़ उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में ब्राज़ील की जोड़ी ने मिक्स डबल्स का खिताब जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की जोड़ी जीती है जो कि ब्राज़ील से संबंधित है, और भारतीय जोड़ी रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा को हराया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं सानिया मिर्जा की टेनिस से रिटायरमेंट हो गई है, यानी अब ये दोबारा टेनिस नहीं खेलेंगी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरियर इनका रहा है सानिया मिर्जा का। सानिया मिर्जा की बात करें तो इनका संबंध है शोएब मलिक से। शोएब मलिक जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, जो कि सानिया मिर्जा से संबंधित है। उम्मीद करता हूं पहली न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किन्होंने जीता है। अब आप जानते हैं क्या ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का एक टूर्नामेंट है। इसके अलावा आप बताइए संतोष ट्रॉफी किस एक खेल से संबंधित है। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी किस एक खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है क्रिकेट क्षेत्र से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पहली न्यूज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2023 की रिपोर्ट से। क्या है न्यूज़, आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसके अनुसार दुनिया की आर्थिक वृद्धि धीमी हो गई है और 2023 में 1.9% तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि 2022 में 3% तक थी। 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में वैश्विक मुद्रास्फीति पूरी दुनिया की 6.5% पर रहेगी। बैंक ब्याज दरों में वृद्धि करेंगे, इसलिए देशों की समग्र आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2023 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी करी जाती है। संयुक्त राष्ट्र क्या है, तो यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब करी गई थी, क्या आप जानते हैं? कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर करिए। कौन है इसके वर्तमान में प्रमुख, तो याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में प्रमुख हैं। इसके अलावा बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है संयुक्त राष्ट्र का, तो न्यूयॉर्क में पड़ता है। अगर आपको हेडक्वार्टर जानने हैं ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जा करके आप एक एक हेडक्वार्टर को देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सक्सेस सीरीज नाम से वो प्लेलिस्ट है, जो जाकर के आप देख लें। जिसका भी जीडी का एग्ज़ाम लगा है वो तो ज़रूर ही देख लें, क्योंकि वहाँ पर मैंने 50+ टॉपिक डिस्कस किए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो ज़रूर आप देख लीजिएगा। जिनकी भी परीक्षा 5 से 7 दिनों में है वो डेली 10 वीडियो देख सकते हैं। कोई इतना बड़ा वीडियो नहीं है, 10 से 12 मिनट का वीडियो है, जिसको आप 2x स्पीड में लगाकर देखेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इंपॉर्टेंट डे से, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, जो कि 27 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, हर साल यह दिवस एडोल्फ हिटलर द्वारा किए गए अत्याचारों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुमानित 6 मिलियन यहूदियों की मृत्यु हुई थी। यह दिवस जनवरी 1945 में नाजी नियंत्रण से ऑस्विट्ज बिरकेनो की मुक्ति की याद दिलाता है। वर्ष 2023 की थीम क्या रही है, तो याद रखिएगा वर्ष 2023 की थीम है होम एंड बिलोंगिंग। प्रलय सभी यहूदी लोगों को खत्म करने के लिए नाजी जर्मनी का अंतिम समाधान था। तो याद रखिएगा आज की
इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी को मनाते हैं और 2023 की थीम क्या रही है, होम एंड बिलोंगिंग। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड न्यूज़ आई है तो मैं आपको जरूर ही बताऊंगा इम्पॉर्टेंट डे। तो चलिए आगाज करते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी को हमने DRDO डे मनाया, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत की डिफेंस क्षेत्र की सबसे बड़ा संगठन है ये, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो न्यू दिल्ली में पड़ता है। बात करें तो 65वां स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया था, 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। अब आप कमेंट कॉलम में बताएंगे इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। इसके अलावा बात करें तो 4 जनवरी को लुई ब्रेल डे मनाया गया, अंधे लोगों की लिपि ब्रेल लिपि को लेकर ये दिन मनाया जाता है। 6 जनवरी को महाराष्ट्र के दाम्बोलकर पत्रकार की याद में पत्रकारिता दिवस महाराष्ट्र में मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, क्योंकि 160वीं जयंती इस बार स्वामी विवेकानंद की मनाई गई। इसके अलावा 10 जनवरी छूट रहा है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करें स्टार्टअप डे, तो ये किस एक डेट को मनाते हैं, ये आप बताएंगे कमेंट कॉलम में। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। इसके अलावा बात करें तो इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को, और इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। जब भी आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मैं आपको ये जरूर बताता हूँ, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो 23 जनवरी को मनाया गया पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती का दिन होता है। 24 जनवरी को नेशनल लेवल पर गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया गया। और अब 27 जनवरी को प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया। उम्मीद करता हूँ सारे इंपॉर्टेंट डे आपको क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, इसी बीच मैंने आपको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बारे में बताया, तो क्या आप जानते हैं एयरफोर्स के प्रमुख कौन है, तो विवेक राम चौधरी हैं। नेवी के प्रमुख कौन है, आर हरि कुमार है। और इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है, तो जनरल मनोज पांडे हैं। क्या आप जानते हैं CDS क्या होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी तीनों की तीनों सेनाओं से भी बड़ा होता है CDS। तो वर्तमान में CDS कौन है, कमेंट कॉलम में बताइए। पहले CDS मैं आपको बता देता हूं, पहले CDS थे जनरल विपिन रावत, जिनकी प्लेन क्रैश के अंतर्गत 2021 के दिसंबर में दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी मैंने आपके बीच डिस्कस किए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। जो भी लोग डेली नहीं आते हैं, पहले दिन जुड़ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ ये क्लास आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप डेली आइए क्लास में और डेली कुछ पाकर जाइए। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो शिखर सम्मेलन का आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स द्वारा किया गया है नई दिल्ली में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आभासी रूप से शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। जैविक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाने के लिए आयोजित किया गया राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन एक मंच के रूप में कार्य करेगा। तो याद रखिएगा, जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिखर सम्मेलन से बात आई है तो सबसे बड़ा संगठन जिसका शिखर सम्मेलन 2023 में भारत के अंदर आयोजित किया जा रहा है, कौन सा, तो G20 का शिखर सम्मेलन। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की बात आई है, जो कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं। तो क्या आप जानते हैं स्वास्थ्य मंत्री स्वतंत्र भारत की पहली एक महिला थी, क्या नाम था उनका, मैं आपको डेली बताता हूं। चलिए आज आप बताइए कि उनका नाम क्या है, और ये भारतीय स्वतंत्र कैबिनेट में शामिल पहली एकमात्र महिला भी थी। तो जल्दी से कमेंट कॉलम में बताइए। हम बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है सोमालिया में अमेरिकी हमले में ISIS के वरिष्ठ नेता जिनका नाम है बिलाल अल सुदानी मार दिए गए हैं। तो इस्लामिक स्टेट समूह के एक प्रमुख क्षेत्रीय नेता बिलाल अल सुदानी को सोमालिया में एक अमेरिकी सैन्य हमले में मार दिया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले का आदेश दिया था। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ऑपरेशन में आतंकवादी समूह के 10 सदस्य और भी मारे गए। बिलाल की बात करें तो इन्होंने अफ्रीका में IS संचालन के साथ साथ अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन ISIS-K को वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो याद रखिएगा कि सोमालिया के वरिष्ठ नेता थे बिलाल अल सुदानी, जिनको मार दिया गया है। ठीक है गाइस, तो इस्लामिक स्टेट के बारे में सबसे पहले तो जानते हैं, आपको पता है बहुत ही तगड़ा संगठन है, आतंकवादी संगठन है इस्लामिक स्टेट। ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया को
ISIL यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक इस्लामवादी उग्रवादी जिहादी समूह है जो इस्लाम की सुन्नी शाखा पर आधारित सलाफी जिहादी सिद्धांत का पालन करता है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में अबू मुसाब अल जरकावी ने करी थी। इसने इराक और सीरिया के बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में करके अपने वर्चस्व को बढ़ावा और सरिया के साथ सख्त इस्लामी शासन लागू किया। अब इम्पोर्टेंट सोमालिया देश से बात करें तो सोमालिया हार्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक देश है। सोमालिया गणराज्य का गठन 1960 में एक पूर्व इटालियन उपनिवेश और एक ब्रिटिश संरक्षक संघ द्वारा किया गया था। अफ्रीका की मुख्य भूमि पर सोमालिया की सबसे लंबी तटरेखा है, ये भी याद रखिएगा। सोमालिया बाब अल मंडेब के मुहाने पर स्थित है जो लाल सागर और स्वेज नहर का प्रवेश द्वार है। राजधानी मोगादिशु है। मुद्रा सोमाली शिलिंग है। राष्ट्रपति हसन शेख महमूद है। इसमें से बेटा पता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? यह है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपके एग्जाम में आता है कि सोमालिया बाब अल मंडेब के मुहाने पर स्थित है। और बाब अल मंडेब कहाँ है? तो लाल सागर और स्वेज नहर का प्रवेश द्वार है जिसे बाब अल मंडब के नाम से जाना जाता है। न्यूज़ आपको क्लियर हो गई है ना? चलिए बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारत और जापान के बीच एक युद्ध अभ्यास जिसका नाम है वीर गार्जियन 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है भारत और जापान के बीच। संयुक्त अभ्यास है वीर गार्जियन 2023। इसका समापन हुआ है। तो जापान में हयाकुरी एयर बेस में भारतीय वायुसेना और जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच पहले द्विपक्षीय हवाई अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भारतीय वायुसेना की महिला लड़ाकू पायलट विदेश में आयोजित हुए एक हवाई युद्ध में भारतीय दल का हिस्सा बनी है। 12 से 26 जनवरी 2023 तक इसे आयोजित किया गया है। IAF दल में 4 सुखोई 30 MKI, 2 C-17 और एक IL-78 विमान शामिल थे। तो याद रखिएगा भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का समापन हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगा। क्या आप जानते हैं हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास किन के बीच होता है? तो भारत और चाइना के बीच होता है। नोमैटिक एलिफेंट किन के बीच होता है? तो भारत और मंगोलिया के बीच होता है। पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। इसके अलावा अजय वॉरियर किसके बीच होता है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। सहयोग काइजिन किसके बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच होता है। नसीम अल बहार किसके बीच होता है? तो भारत और ओमान के बीच होता है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास जानने के लिए ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सक्सेस सीरीज के प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर देखिए, वहां मैंने एक वीडियो डिस्कस किया हुआ है युद्ध अभ्यासों से रिलेटेड जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस 10 से 12 मिनट के सेशन में मैंने एक युद्ध अभ्यास को कवर किया है, तो जाकर के एक बार जरूर वॉच करें। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई बनी है। इनका नाम है एम योह। तो मिशेल योह जनवरी 2023 में अपनी फिल्म द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई बन गई हैं। तो मलेशियाई मूल की हैं मिशेल योह, जिन्होंने अपनी फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीता है। उन्हें गोथम इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड 2022 के लिए भी नामित किया गया था। तो याद रखिएगा आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई बनी है एम योह। किस देश से संबंधित है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, मलेशिया से संबंधित है। तो चलिए कमेंट कॉलम में छाप दीजिए जल्दी से कि मलेशिया की करेंसी का नाम क्या है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए न्यूजीलैंड पेश करेगा डेबी एच मेडल। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हाकले मेडल शुरू करने की घोषणा करी है। बात करें डेबी हाकले, तो क्रिकेटर थे डेबी हाकले जिन्होंने 1979 से लेकर 2000 तक न्यूजीलैंड के लिए 118 वनडे और 19 टेस्ट मैच खेले हैं। तो उन्हीं के नाम पर महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए न्यूजीलैंड पेश करने जा रहा है डेबी एच मेडल। हाकले की बात करें, डेबी हाकले, तो इन्होंने 2013 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली चौथी महिला खिलाड़ी थी। न्यूजीलैंड ने वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के लिए सर रिचर्ड हेडली मेडल भी प्रदान किया है। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और जैसा कि कल आपको पता है न्यूजीलैंड और इंडिया की
T20 सीरीज शुरू हुई है। भारत की शुरुआत खैर इसमें हार के साथ हुई है, तो काफ़ी दिनों बाद इंडियन टीम हारी है, तो थोड़ा सा बुरा भी लगा है। कोई बात नहीं, क्रिकेट है, इसमें तो हार जीत होती रहती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगली न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और मैं दावा कर सकता हूँ ये न्यूज़ ना आपके एग्जाम में आएगी, देख लेना आप, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जीतने वाले पहले नेपाली क्रिकेटर बने हैं आसिफ। तो नेपाल के विकेट कीपर बल्लेबाज आसिफ शेख को 1 रन का प्रयास करते समय आयरलैंड के एंडी मैकब्रिन को रन आउट ना करने के उनके फैसले के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। आसिफ इस प्रकार आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीतने वाले नेपाल के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। यह पुरस्कार हर साल आईसीसी द्वारा खेल की भावना को बनाए रखने वाले खिलाड़ी या टीम को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। तो याद रखिएगा, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीतने वाले नेपाल के पहले खिलाड़ी हैं, इनका नाम है आसिफ शेख, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आज तक आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट या तो किसी बड़ी टीम को मिलता था या तो किसी बड़े क्रिकेटर को मिलता था, लेकिन नेपाल की टीम ना तो अभी बड़ी है ना ही इसके क्रिकेटर बड़े हैं, तो अब इनका नाम बड़ा हो गया है क्योंकि इन्होंने जीत लिया है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। आईसीसी की बात करें, मैं आपसे डेली डिस्कस करता हूँ कुछ पॉइंट, जिससे आपके एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन है तो आपको कुछ तो याद बना रह जाए। आईसीसी इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली संस्था है। बात करें, हेडक्वार्टर दुबई में पड़ता है। 1909 में स्थापना हुई थी। ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं, इसके अध्यक्ष हैं। तो बीसीसीआई जो कि भारतीय क्रिकेट स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करती है, 1928 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। कौन है इसके वर्तमान में हेड, अब ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। मैं आपको बता दूं, इससे पहले सौरव गांगुली इसके हेड थे। चलिए नेपाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। नेपाल दक्षिण एशिया में बसा हुआ एक देश है। नेपाल में भारत के बाद दुनिया में हिंदुओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भी है। नेपाल के संविधान को सबसे बाद में यानी 2015 में अपनाया गया था। नेपाल को 1955 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया गया था। नेपाल सार्क, यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, बिम्स्टेक का सदस्य है। राजधानी काठमांडू है। मुद्रा है नेपाली रुपया। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी हैं और प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति पदक की घोषणा करी गई है। तो याद रखिएगा, 26 जनवरी 2023 को 47 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इनमें से जम्मू कश्मीर के फिरदौस अहमद खान और बशीर अहमद आहंगर को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए 55 कर्मियों को राष्ट्रपति के होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। आपको याद होगा 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए थे और दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। तो जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा विशेष दर्जा दिया गया था, जिसे 2019 में रद्द कर दिया गया था। इसमें तवी घाटी, चिनाव घाटी, पुंछ घाटी, सिंध घाटी और लिद्दर घाटी जैसी कई घाटियां हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के प्रावधानों के तहत प्रशासित है। 20 जिले हैं इसके अंतर्गत और लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के वर्तमान समय में मनोज सिन्हा है। बढ़ते हैं आज की आखिरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। आखिरी न्यूज़ है, पवन अग्रवाल और वी कुलकर्णी चुने गए हैं आईपीएमए के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो पवन अग्रवाल जो कि प्रबंध निदेशक नैनी पेपर्स लिमिटेड और वादिराज कुलकर्णी को आईपीएमए के 23वें वार्षिक सत्र में इंडियन पेपर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन यानी आईपीएमए के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में क्रमशः चुना गया है। आईपीएमए की बात करें तो भारत में कागज उद्योग के लिए शीर्ष निकाय है। आईपीएमए के 23वें वार्षिक सत्र में 2021-22 के लिए आईपीएमए अवार्ड भी जेके पेपर लिमिटेड रायगढ़ को प्रदान किए गए। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। एक न्यूज़ और भी छूट रही है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो अगली न्यूज़ है, मार्को जॉनसन बने हैं आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज हैं ऑलराउंडर मार्को जॉनसन। इनको जनवरी 2022 में आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में ताज पहनाया गया है।
मार्को जॉनसन ने पुरस्कार जीतने के लिए भारत के अर्शदीप सिंह, अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान और न्यूजीलैंड के फिन एलन को हराया है। तो याद रखिएगा, आईसीसी मेंस इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है मार्को जॉनसन। कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के। तो उम्मीद करता हूँ न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जिसका आप बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। आज है राज्य दर्शन में बिहार राज्य। तो चलिए बिहार राज्य के बारे में अच्छे से कवर करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आपको बिहार राज्य दिख रहा होगा। बिहार राज्य की बात करें तो बिहार राज्य जो कि भोजपुर के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध भी है, आपको पता होगा इसके बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की और बिहार से बात करें तो बिहार जिसके साइड में अगर बात करें तो ये आपका नेपाल पड़ता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पड़ता है, इधर वेस्ट बंगाल पड़ता है, और अगर नीचे की तरफ बात करें तो इधर ये झारखंड पड़ता है। तो ये आपका बिहार राज्य है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो बिहार राज्य की अगर बात करें तो राजधानी पटना है। स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुई थी। राज्यपाल फागू चौहान हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो देश में 12वें नंबर पर आता है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की बात करें तो देश में तीसरे स्थान पर है। जनगणना 2011 के अनुसार जो जनसंख्या की बात करें तो लगभग 10.5 करोड़ के आसपास है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये पश्चिमी चंपारण है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इसका नाम है शिवहर। विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ तथा 82 डिग्री 19 मिनट ईस्ट देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट देशांतर तक। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो कुल संभाग या मंडल 9 है, कुल जिले 48 हैं। लोकसभा सदस्य 40 हैं, राज्यसभा सदस्य 16 हैं, विधानसभा सदस्य 243 हैं, विधान परिषद के सदस्य 75 हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी लोग लगातार लाइव जुड़े रहते हैं उनके लिए वेल एंड गुड। लगातार ऐसे ही देखते रहिए पूरे विश्वास के साथ क्लास को। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने प्यारे प्यारे हेड्स कमेंट कॉलम में दीजिएगा। और हाँ, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। आपका दिन बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।